गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है क्लास 11 अकाउंट्स का। और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स में आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि एक बिजनेस होता है उसमें कई कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं। वो हर एक कॉन्सेप्ट को हमें जानना जरूरी होता है जब हम लोग अकाउंट्स बना रहे होते हैं, या फिर हम लोग अपना रियल लाइफ में भी अगर ये कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं, इसलिए हमको इनका फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज वो कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं और बाकी कॉन्सेप्ट अगर हो पाया तो इस वीडियो में, नहीं तो अगली वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। और कुछ कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर है, जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है। आज इन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। फर्दर इसके बाद हम लोग आगे जैसे वीडियो में बढ़ते रहेंगे और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। वेस्ट नहीं करते टाइम, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस का एंटिटी का कॉन्सेप्ट, an entity has independent and separate existence from its owner. According to this concept, an enterprise is regarded as entity which is separated and distinct from the owner of that entity. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारा ये हुआ कि जो बिजनेस होता है वो उसके जो ओनर होते हैं, उसके जो पार्टनर्स होते हैं वो अलग होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि बिजनेस जो होता है, यानी हमारा जो कंपनी है, एंटरप्राइज है, वो अलग और जो हमारे पार्टनर्स हैं, ओनर्स हैं, अलग। ये ऐसा मतलब कानून की नज़रों में वो एक सेपरेट पर्सन है। वो सारे काम कर सकता है जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है। हालांकि वो जेल नहीं जा सकता, वो खाना नहीं खा सकता, पर वो अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कोई लायबिलिटीज इनकर कर सकता है, किसी को स्यू कर सकता है, कोई इसको स्यू करा जा सकता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा हाल ही में जो भी मैगी वाला केस हुआ था, तो उसमें मैगी की नेस्ले कंपनी पे टारगेट करा गया था, ना कि उनके ओनर्स को टारगेट करा गया था। तो इसमें बात यहाँ पर यह आ जाती है कि हमारा जो बिजनेस होता है वो एक अलग इंसान होता है और हम लोग उसके अलग होते हैं। लेट्स से कि सपोज कि एक मीटिंग चल रही थी पार्टनर्स की या फिर कहें ओनर्स की बिजनेस के अंदर, और वहां बम धमाका हो जाता है, तो वहां पर सबके सब पार्टनर्स बस मर जाएंगे, सिर्फ एक पार्टनर जिंदा रहेगा, एक इंसान जिंदा रहेगा। वो इंसान कौन है? हमारा खुद का बिजनेस। क्योंकि बिजनेस को ऐसे ही नहीं तबाह करा जा सकता है, वो कानून से तबाह होता है। ठीक, आगे देखते हैं इसमें मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट इंडिकेट्स दैट only such transaction exist in an entity. It should be reported in the books of accounts and can be represented in money. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि हम वो सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो मनी से रिलेटेड हैं, जो पैसे से रिलेटेड हैं। फर्जी की बेवजह जो मनी से रिलेटेड नहीं है उनको हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। जिनको कोई मॉनेटरी वैल्यू है उसी में ही रिकॉर्ड करा जाएगा। ऐसे ही नहीं रिकॉर्ड करा जाएगा कि जैसे आपने किसी गरीब की मदद कर दी, इस यहाँ से वहाँ किसी को पहुँचा दिया, रास्ता क्रॉस करवा दिया, तो ये मनी मेजरमेंट नहीं है। मनी मेजरमेंट वो कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको पैसे से खर्च करके या फिर पैसे में ही काउंट कर सकते हैं उनको। जैसे कि अगर आप कोई मशीन खरीदते हो तो मशीन खरीदने में क्या हुआ, आपने पैसा खर्च करा और उसके बाद मशीन खरीदी, तो ये रिकॉर्ड होगा। अब आप बोलो कि आपने कहीं किसी गरीब भिखारी को पैसे दान में दे दिए, तो वो आपका मनी मेजरमेंट इधर नहीं रिकॉर्ड होगा। तो बिजनेस के और साथ ही साथ जो पैसे में हम काउंट कर सकें, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, हम उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं इसमें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न से साफ पता चल रहा है कि चलते रहना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न एज्यूम्स दैट अ बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब क्या हुआ, जो पिछली वीडियो में बताया था। ऑपरेशन मतलब हमारा वो चीर फाड़ डॉक्टर वाले ऑपरेशन नहीं। ऑपरेशन यहाँ पर हुआ जो बिजनेस अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करता है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस इंडेफिनिटली, दैट इज आई, इसको कोई नहीं पढ़ेगा, दैट इज पढ़ते हैं। दैट इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वुड नॉट बी लिक्विडेटेड इन फोरसीएबल फ्यूचर। अच्छा, लिक्विडेटेड मतलब क्या होता है? लिक्विडेटेड मतलब होता है कोई भी चीज को वो कितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है, यही होता है लिक्विडेटेड। मतलब लिक्विडेट यहाँ पर हो जाना तो मतलब उसको सब बेच देना और पैसे में उसको कन्वर्ट कर लेना, ये हुआ यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एक फर्म जो होती है उसका काम होता है कि चलते रहना। पार्टनर्स आएंगे, पार्टनर्स जाएंगे, पर फर्म चलती रहेगी। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग लें तो
रिलायंस कंपनी लेते हैं। रिलायंस कंपनी में क्या हुआ है कि पहले किसने शुरू करा था, धीरू भाई अंबानी वगैरह ने शुरू करा था, और उसके बाद देखो वो तो चले भी गए पर रिलायंस कभी बंद नहीं हुई। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही कहता है कि पार्टनर्स आते रहते हैं, पार्टनर्स जाते रहते हैं, पर कंपनी जो है चलती रहती है। और उसको ऐसा नहीं होता है कि हाल जैसे पार्टनर्स चले गए तो उसको हम लिक्विडेट कर दें मतलब बेच दें और सारी लायबिलिटीज चुका दें। और फोरसीएबल फ्यूचर मतलब क्या हुआ, फोरसीएबल मतलब वो निकट मतलब फ्यूचर जो आने वाला भविष्य है उसमें हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि इसको खत्म कर देंगे। हम बिजनेस इस पर्पज से करते ही नहीं है कि हमने जो बिजनेस अभी शुरू करा है उसको हम लोग खत्म कर दें, 1 साल चलाएंगे 2 साल चलाएंगे फिर फिनिश कर देंगे, ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं जो बिजनेस आज शुरू करा है वो लंबे समय तक चलता रहे। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, आई गेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट देखते हैं। द अकाउंटिंग पीरियड रिफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम at the close of which an enterprise's financial accounts are prepared to assess if it has made a profit or suffered losses over that period, and to what is precisely the status of its asset and liability at the end of that period। अच्छा देखो, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, हम ऐसा नहीं करते हैं कि हमारा बिजनेस जो है चलता ही रहे, पता ही नहीं चल रहा है, हम लोग कुछ वही नहीं कर रहे हैं कि एक टाइम रुकें देखें हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, बिजनेस में एसेट कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी हो गई हैं, ये सब चीज करने का एक टाइम होता है। जैसे हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं, 1 जनवरी को शुरू होता है हमारा ईयर, इसको और 31 दिसंबर को खत्म होता है, ये होता है कैलेंडर ईयर। और फाइनेंशियल ईयर इंडिया में कैसे होता है, शुरू होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है, जो कि खत्म होता है 31 मार्च को, और इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड अपना बोलते हैं। इस अकाउंटिंग पीरियड में हम अपना पूरे साल भर में हमने क्या क्या करा, हमने प्रॉफिट करा, हमने लॉस करा, हमने एसेट खरीदे, हमने लायबिलिटीज इनकर करी, क्या क्या हमने करा, और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस आज कहाँ स्टैंड कर रहा है, हमारे पास हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमारे पास एसेट ज्यादा है कि लायबिलिटीज ज्यादा है। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं और ये पूरा एक अकाउंटिंग पीरियड में होता है। और अकाउंटिंग पीरियड इंडिया में कितना होता है, कहाँ से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, जो कि 31 मार्च को खत्म होता है। तो अभी देखा जाए तो अभी कौन सा अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है, अभी हमारा अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड इस साल का चल रहा है ना। बस ये हो गई भी 4 चीजें, और इसके बाद अगर आपको बता देते हैं अगला टॉपिक शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स अगला टॉपिक पढ़ते हैं, और अगला टॉपिक में हम लोग और कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना चाहेंगे और इन कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अभी हमारे 3 कॉन्सेप्ट और बचे हैं, हालांकि कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं पर हर एक से गो थ्रू करना बहुत ही आपके लिए मतलब ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, तो इसलिए से समझ लेते हैं और कुछ जो मेन है इंपॉर्टेंट है उनकी बातें कर लेते हैं। और देखें अभी हम देख रहे हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट और एक्चुअल कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, द कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेज प्राइस which include cost of acquisition transportation। अब देखो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम प्रोडक्ट को जो हमने सामान खरीदा है उसकी परचेज वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। परचेज वैल्यू मतलब कि जैसे 50,000 का सामान है, आप 75,000 में बेचना चाह रहे हो तो 75,000 सेलिंग प्राइस हो गई, सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करना है, हमने जितने में खरीदा 50,000 में खरीदा 50,000 पर ही हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, एक ये चीज हो गई। दूसरी ये चीज हो गई है कि जैसे इसमें दे रखा है एक्विजिशन और ट्रांसपोर्टेशन, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि मान लेते हैं एक आपने मशीन खरीदी 50,000 रुपए की, अब 50,000 रुपए की तो मशीन खरीदी, अब वो वहां से यहाँ पर लेकर आए, इसको आपने एकदम वर्किंग कंडीशन में चलाने के लिए आपने इसमें खर्चे करे। जैसे मान लेते हैं कि 2,000 रुपए आपने खर्चा करा, और वो 2,000 इसलिए खर्चा करा ताकि ये मशीन जो है वर्किंग कंडीशन में आ सके। तो अब कॉस्ट इसकी कितनी हुई, 50,000 नहीं हुई, इसमें 50,000 प्लस 2,000 जो एडिशनल आपने खर्चे करे हैं जो मशीन से रिलेटेड हैं, वो उसको मशीन को वर्किंग में आने के लिए आपने 2,000 एक्स्ट्रा खर्चे करें, तो 50,000 ये और 2,000 वो, अब दोनों को मर्ज करके यानी 52,000 की वैल्यू हुई, ना कि 50,000 हुई। ठीक, तो इसका मतलब कॉस्ट कॉन्सेप्ट का ये होगा, और हम 52,000 पर ही रिकॉर्ड इसको करेंगे। ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इट इज द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल मतलब इसी के बेस पर ही सारे के सारे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल लागू होते हैं। इट स्टेट दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ डुअल और टू फील्ड इफेक्ट
and should be therefore be recorded at 2 places। अब इसका कहने का मतलब होता है कि हर एक जो हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या हर एक कोई कुछ भी इसमें काम कर रहे हैं बिजनेस में, उसके दो इफेक्ट होते हैं। दो इफेक्ट कैसे हो सकते हैं कि जैसे आपने किसी को सैलरी दी तो सैलरी देने से आपका एक खर्चा बढ़ा, ठीक, एक खर्चा बढ़ा तो सैलरी पर इफेक्ट आया, मतलब खर्चे पे इफेक्ट आया। और दूसरा आपने कैश में सैलरी दी होगी या बैंक के थ्रू दी होगी तो कैश या फिर बैंक बैलेंस आपका कम पड़ गया। तो एक आपने काम करा जो कि है आपने सैलरी दिया तो उससे खर्चा आपका बढ़ गया, और दूसरा आपका क्या हुआ कि बैंक बैलेंस कम हो गया। तो दो इफेक्ट हुए ना, तो दो इफेक्ट अब आप इनको दो जगह रिकॉर्ड करोगे। एक सैलरी में दिखाओगे कि सैलरी में आपने इतना पैसा दे दिया, और इधर कैश अकाउंट में दिखाओगे कि कैश अकाउंट से आपने सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और यहाँ से सैलरी आपने पे आउट कर दी। बस ये, इसलिए हमें दो जगह पर रिकॉर्ड करना होता है। इसी से मिलता है फिर हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। एनी कॉस्ट जनरेटेड इन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी बैलेंस्ड with income for the same period according to the balancing definition। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें भैया मैच करते रहना होना चाहिए। मैच कैसे करते रहना चाहिए कि जैसे कि वही बताया ना कि अभी सैलरी इधर चली गई और इधर से कैश हमारा चला गया, सैलरी इधर दे दी मतलब खर्चा चल हो गया और कैश भी चला गया, तो हमारा जो है वो मैच होते रहना चाहिए। जितना हमने एक्सपेंसेस करा है उतना हमने इनकम भी करके उसको मैच कर देना है। तो हमारा ये मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया। Accrual concept, revenue and cost are recognized in period in which they occur rather when they are paid। अब कुछ ऐसा होता है कि आपको मान लो कोई जो इस साल की इनकम या इस साल के खर्चे होते हैं हमको इस साल ही दिखाने होते हैं। पिछले साल की इनकम, पिछले साल के खर्चे वो पिछले साल में दिखाओगे, और आने वाले साल की इनकम और आने वाले साल के खर्चे अगले साल में दिखाएंगे। सिंपल सा कहने का मतलब होगा यहाँ पर ये कि जो खर्चे इस साल के हैं, जो इनकम इस साल के, वो इसी साल में रिकॉर्ड होनी चाहिए। वो खर्चे हो गए हैं, आपने पे करा है, नहीं करा है, इनकम हो गई है, आ गई है, ठीक है लिख दो, नहीं आई है तब भी लिख दो। खर्चे कर दिया है, पेमेंट दे दिया है तो लिख दो। खर्चे हो गए हैं और अभी उसका भुगतान अभी पेमेंट नहीं करी है पर तब भी लिख दो कि हाँ अभी रेंट अभी पे करना बाकी है 2000 रुपए का इस महीने का, पे नहीं करा है वो बात अलग है पर लिखना जरूरी है। ये कहता है इस साल की चीजें, खर्चे और इनकम यानी एक्सपेंसेस और इनकम, तो हमको इसी साल रिकॉर्ड करना होगा, अगले साल हम इस पर मूव अवेड नहीं करेंगे। और कुछ छोटे छोटे और हैं जैसे डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म। डिस्क्लोजर हमें क्या बताता है कि हर एक चीज आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसके बारे में डिटेल में लिख दो, उसको एक्सप्लेन कर दो कि ये जैसे जो इनकम आई है वो किस वजह से आई है। बैंक इंटरेस्ट है तो बैंक इंटरेस्ट से लिख दो कि जो इनकम आई है ये हमें हमारा बैंक इंटरेस्ट से आई है, ये खर्चे हम कर रहे हैं तो ये इस चीज के लिए कर रहे हैं। तो सिंपल सा डिस्क्लोजर मतलब होता है कि बता देना चीजों को। तो उस तरीके से हम आपको डिस्क्लोज कर देंगे कि ये चीज हमने जो आई है या फिर कर रहे हैं उसके बारे में आप एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिज्म होता है कि आपका जो खर्चा होता है तो उसको लिखना जरूरी होता है, भले आप कुछ ऐसे इनकम हो रही हो उनको लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर कंजर्वेटिज्म मतलब होता है खर्चे तो एटलीस्ट मस्ट लिखो, पर इनकम अगर कुछ ऐसी होती है जिनको लिखना नहीं भी लिखो तो भी चल जाता है। ये चीज का कंजर्वेटिज्म एक ये भी होता है कि हमें हमेशा अपने फ्यूचर के लॉसेस को देखना चाहिए। जो हम अपना कर रहे हैं वो बिजनेस कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि आने वाले भविष्य में हमें क्या पता लॉस हो जाए, तो उसके लिए हम अपना कुछ बैकअप प्लान बना के रखेंगे कि हाँ अगर ऐसा ऐसा होगा तो हमारे पास ये ऑप्शन है, इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपने अकाउंटिंग टर्म्स में आज जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें हमने यही सब पढ़ा है। आज हमने कई कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, बेसिक 7 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, 7 से 8 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और ये कुछ जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। अगर फर्दर आपको और कुछ बताना है कि इसमें कौन सा आपको कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन चाहिए अलग से, तो उसकी एक फर्दर एक अलग वीडियो बना देंगे। लेक्चर 4 में अकाउंट्स के 11th क्लास के लेक्चर 4 में आज के लिए इतना ही, और अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू।